फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज पेपर 14 नवंबर का। सबसे पहले तो आप सबको चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आपके दिल के अंदर में जो आपका जो बचपन है, आपका जो बच्चा है आपके अंदर, वो हमेशा बना रहे। और आपके परिवार में जो बच्चे हैं उनको आप हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलने के साथ साथ यहां पर उनकी जो मनोदशा है उसके ऊपर भी जो चिल्ड्रन डे है वो ये है कि हम सबके अंदर जो हमारा बच्चा है हमें उसको यहाँ पर संजो के रखना चाहिए, ताकि जब हम बड़े होकर दुनिया की दौड़ के अंदर में फंसते हैं तो यहाँ पर हम उसको सहेज कर रखें, ताकि हमारी जो मनोदशा है वो सही रहे। अब हम चलते हैं न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो नई दिल्ली बम ब्लास्ट है। नई दिल्ली के अंदर 10 नवंबर को बम ब्लास्ट हुए थे। और नई दिल्ली के 10 नवंबर के बम ब्लास्ट के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब जो एक नई टर्म सामने आई है, जिसके अंदर में कहा जा रहा है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म हो रहा है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो मैं पहले भी बता चुका हूं, उसके अंदर में कहा जाता है कि जो टेररिस्ट हैं वो कोई नौसिखिए नहीं थे, वो पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले अगर डॉक्टर्स अगर टेररिज्म के अंदर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अगर कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, तो उसे बोला जाता है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। और यहां पर अब उसके अंदर में 2 और इंसानों को यहां पर हेल्ड कर लिया। कल हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यह बात अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो 10 नवंबर को शाम को 6:55 के ऊपर में जो रेड फोर्ट के अंदर के पास जो बम धमाका हुआ था वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी। और जिस तरह से फरीदाबाद से लेके जो जम्मू कश्मीर का लिंक निकल के आ रहा है, अब यहां पर जो दिल्ली के आसपास के स्टेट हैं, जिसके अंदर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो है यहाँ की जो पुलिस है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी। जहां पर सबसे पहले तो फरीदाबाद के अंदर में जो 300 किलो से ज्यादा जो फर्टिलाइजर जिस शॉप से परचेज किया गया। और फर्टिलाइजर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? फर्टिलाइजर के अंदर में होता है अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर मेन बात आती है व्हाइट टेररिज्म की। वो सब डॉक्टर्स थे, और डॉक्टर्स इससे जो एक्सप्लोजिव बनाने की जो क्रिया है उसको यहां पर कंडक्ट कर रहे थे। 350 केजी जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पकड़ा गया था फरीदाबाद से। और जो 10 नवंबर को जो बम धमाका हुआ उसके अंदर में भी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो बताती है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। तो इसीलिए अब हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर जो शॉप्स हैं उनसे यहाँ पर अब बातचीत शुरू की, उनको क्वेश्चन किया गया। यहाँ पर यह पता लगा कि डॉक्टर्स ने किस तरह से 30 लाख रुपए का जो फंड है वो बनाया था। यहाँ पर अब ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है, वो हम नेक्स्ट न्यूज के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो एनआईए है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर में अब जो और डॉक्टर जो कानपुर के अंदर में एक डॉक्टर हैं डॉक्टर नबी, उसके साथ साथ डॉक्टर फारूक को यहाँ पर अब पकड़ा जा रहा है। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो कल गुजरात के अंदर में थे, और गुजरात के अंदर में जो कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेशन है उसके दौरान उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि जो रेड फोर्ट का ब्लास्ट है, जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी, और इस तरह से दी जाएगी कि एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि कोई भी इंडिया के अंदर में टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेगा। यहां पर उन्होंने कहा कि 11 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार चल रही है और यहां पर कोई भी हादसा नहीं हुआ है, और ये एक अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जो 2900 केजी जो एक्सप्लोजिव को जिस तरह से सीज किया, और एक क्यूमुलेटिव अप्रोच रखी, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस ने साथ में मिलकर यहां पर जो टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है, यहां पर अभी भी एक बहुत बड़ी घटना, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के अंदर में पता चला था कि जनवरी के महीने में जो कई जगह पर
जो बम विस्फोट करने वाले थे, यहां पर टेरर मॉड्यूल को हमने बस तो कर दिया है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह आती है कि रेड फोर्ट का ब्लास्ट हुआ और रेड फोर्ट के ब्लास्ट के लिए यहां पर सरकार जिम्मेवार है और सरकार को यहां पर जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। यहां पर जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी यहां पर एक स्टेटमेंट दी। यहां पर उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट हैं, जो कश्मीरी लोग यहां पर टेररिस्ट हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि टेररिस्ट थे, कश्मीर से हेल करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि पूरा का पूरा कश्मीर जो स्टेट है, जो इस समय पर यूनियन टेरिटरी है, वो सारे के सारे लोग एक टेररिस्ट है। और यहां पर हमें इस मानसिकता को ध्यान में रखना चाहिए कि कश्मीर के जो टेररिस्ट थे वो कश्मीरी थे, लेकिन यहां पर सभी के सभी जो कश्मीरी हैं वो टेररिस्ट नहीं होते हैं। और यहां पर उन्होंने इसी बात का जोर दिया। यहां पर मैं भी आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हमको सबको एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग गलत होते हैं, वो हर जगह पर होते। ये टेररिस्ट थे, ये एक गलत बात है कि वो इस गलत रास्ते पर चले और वो कश्मीर से थे, ये एक अलग बात है। लेकिन कश्मीर के लोग जो हैं वो सारे के सारे बुरे नहीं हैं और यहां पर इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो इसी से ही रिलेटेड, जहां पर अल फतह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के अंदर में है और उसके जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर इसके अंदर में संलिप्त पाए गए थे, जिसके अंदर में डॉक्टर उमर जो ड्राइविंग कर रहे थे दिल्ली बम ब्लास्ट के अंदर में, जो गाड़ी I-20 गाड़ी, यहां पर वो अल फतह यूनिवर्सिटी से थे। उनकी एक गाड़ी जो है वो अल फतह यूनिवर्सिटी के अंदर में पाई गई थी और उसके बाद अल फतह यूनिवर्सिटी के अंदर में जो बॉम्ब स्क्वाड है वो वहां पर पहुंचा और ये सुनिश्चित करना चाहा कि किसी तरह का एक्सप्लोजिव यूनिवर्सिटी के अंदर में ना हो। अब यहां पर जो अल फतह यूनिवर्सिटी है वो अब जो हमारी एजेंसीज है उनके दायरे के अंदर, सबसे पहले तो जो हमारी ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो यहां पर एक्टिव हो चुकी है, जहां पर अल फतह के अंदर में 2019 के बाद से जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सब की जांच की जाएगी। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर के तौर पर जो लिया गया था, लगभग 30 लाख रुपए जो हैं वो अल फतह यूनिवर्सिटी से यहां पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहां पर लिया था। उन्होंने यहां पर किस तरह से लिया था पूरी तरह से जानकारी करेगी और ईडी जो है वो अल फतह यूनिवर्सिटी को यहां पर अब जांच के दायरे में रखेगी। वहीं पर एक और बात पता चली है, जहां पर अल फतह यूनिवर्सिटी जो है उसकी वेबसाइट के अंदर में दिखाया जा रहा था कि वो NAAC से सर्टिफाइड है। NAAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एग्रेडेशन काउंसिल जो है उसने यहां पर अल फतह यूनिवर्सिटी को एग्रेडेशन नहीं दे रखी है और यहां पर उसका एग्रेडेशन दिखा रखा था वेबसाइट के ऊपर में। तो यहां पर अब जिस तरह से अल फतह यूनिवर्सिटी रेड फोर्ट बम ब्लास्ट के अंदर में आई, उसके बाद ये पता लगता है कि उन्होंने फॉल्स अग्रेडेशन दिखा रखा था वेबसाइट के ऊपर में। अब यहां पर NAAC ने अपना जवाब पूछा है अल फतह यूनिवर्सिटी से और अब वेबसाइट से उस चीज को हटा लिया गया है। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट को यहां पर मॉनिटर किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वेबसाइट के अंदर में जो चीजें बताई जाती हैं उनके अनुसार ही यहां पर एडमिशन लेते हैं। तो यहां पर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी एक क्वेश्चन उठता है, आप जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्क्रूटनी करनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अब यहां पर जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके जो स्पोक्स पर्सन है पवन खेड़ा, यहां पर उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे हैं और उनके सवाल लाजमी है। यहां पर उनका पहला सवाल यह था कि 48 घंटे क्यों लग गए कि रेड फोर्ट के पास जो बम धमाका है वो एक टेररिस्ट एक्ट है। यहां पर उन्होंने 48 घंटे का जो डिले था इसके ऊपर सवाल पूछा। यहां पर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि पोस्ट पुलगाम के बाद एक डॉक्ट्रिन बनाई गई थी और उस डॉक्ट्रिन के बारे में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो बार बार कहते थे कि अगर कोई भी टेरर अटैक इंडिया के ऊपर होगा तो यहां पर उसके रिपरकशन होंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑन होल्ड है, यह बात भी कही जा चुकी है। तो यहां पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया हमारी सरकार?
यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि विंटर सेशन जो है वो शुरू होने वाला है और विंटर सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो यहां पर होनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा। सवाल बिल्कुल अच्छे, लेकिन एक जवाब मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान के अंदर में 11 तारीख को बम धमाका हुआ था उनके कोर्ट परिसर के अंदर में, इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि इंडिया इन्वॉल्व था। हमने प्रोब की, हमने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद हमने इसको टेररिस्ट घटना बताया। एक चीज यहां पर एक बात बताइए कि अगर धमाका था, और बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर में सीएनजी गाड़ियां चलती हैं तो उसके अंदर में भी कोई एक्सप्लोजन हो सकता है। जब तक हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो हम यहां पर कैसे कह सकते हैं कि कोई वैसे हादसा था या टेरर अटैक था। यहां पर पहला सवाल आता। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा है, यह लाजमी है कि पोस्ट पुलवामा के बाद हमारी सरकार ने कहा था कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब तक उस जवाब के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। और तीसरा सबसे जरूरी है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए जहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को यहां पर यह पता चले कि हमारी सरकार क्या कर रही है। अब एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, मार्को रूबियो, यहां पर उन्होंने अब यूएसए का जो रुख है दिल्ली रेड फोर्ट के ब्लास्ट के ऊपर में, यहां पर उसके अंदर में भी यूएसए के अंदर में बदलाव हुआ। 10 तारीख को जब बम धमाका हुआ उसके बाद जो दिल्ली के अंदर में यूएस एम्बेसी है, यहां पर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है यहां पर उसको टेररिस्ट अटैक नहीं कहा गया। उसके बाद हमारी सरकार ने जब इसको टेररिस्ट एक्ट बताया तो यहां पर अब मार्को रूबियो ने कहा कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको कंडेम करती है यूएसए सरकार। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहां पर उसको वो पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं और यहां पर अब देखा जाएगा कि इंडिया क्या रिस्पॉन्स करता है। अब जो दिल्ली के अंदर में जो रेड फोर्ट के पास जो बम धमाका हुआ था उससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। और अब यहां पर आपका क्या रुख है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक केस लगा था जहां पर सुमित सबरवाल जो एयर इंडिया की विमान संख्या 151 को उड़ा रहे थे और जो विमान हादसा 12 जून को अहमदाबाद के अंदर में हुआ था, यहां पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की बेंच ने यहां पर अब सरकार से ये कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंसिडेंट बोर्ड जो AIIB है जो इंसिडेंट यहां पर कर रही है, यहां पर अब जो मेन मामला ये है आपको ये फाइंड करना चाहिए कि किस वजह से जो ये हादसा हुआ है। यहां पर आपको किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। यहां पर जो मेन बात थी कि जो सुमित सबरवाल जो कैप्टन थे उनके पिता ने यहां पर एक पिटीशन लगाई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि उनके जो दिवंगत बेटे हैं उनकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि सुमित सबरवाल जो है उनकी इमेज को टार्निश नहीं किया जाएगा। और अब तक की रिपोर्ट के अंदर में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि जो पायलट है वो इसके लिए जिम्मेवार था। और अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहां पर सरकार और AIIB को निर्देश दे दिए हैं कि आप यहां पर हमें मेन कॉज बताइए, किसी को भी ब्लेम गेम के अंदर में मत पड़िए। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक केस आया था और केस था कि कोविड-19 की जो वैक्सीन लगी थी उसके आफ्टर इफेक्ट्स फ्रॉम इम्यूनाइजेशन का जो एक केस था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट है वो यहां पर रिजर्व कर दिया है। और इसके अंदर में जो मेन मामला ये था कि कोविड-19 की जो वैक्सीन लगी थी उसके साइड इफेक्ट हुए थे और उसकी वजह से एक कपल जो है उसके बेटे की उसके बच्चों की मृत्यु हो गई थी। वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आया था और अब सुनवाई हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर में अपना वर्डिक्ट जो है वो यहां पर देगी और जो भी वर्डिक्ट होगा वो हम आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो पोल्यूशन से रिलेटेड। यहां पर जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है उससे ने यहां पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो 2020 के अंदर में आया गया था, जहां पर ईवी जो साधन है उनको यहां पर प्रमोट करने की बात थी, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात थी। यहां पर उन्होंने कहा कि सरकार यहां पर क्या कर रही है।
यहां पर सरकार की तरफ से जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर में और मेट्रोपॉलिटीज के अंदर में सारे के सारे जो साधन हैं उनको अगर ईवी के अंदर में बदलेंगे, इसके अंदर में एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब गवर्नमेंट से सवाल पूछा है कि 5 साल आपकी पॉलिसी को हो चुके हैं, 2020 के अंदर में आप ईवी की पॉलिसी लेके आए थे और यहां पर आप बताइए कि सरकार की इस पॉलिसी का अब तक क्या असर हुआ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो कर्नाटक हाईकोर्ट से है, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर में जो पूर्व चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा है उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि 2024 के अंदर में उनके ऊपर यह एलिगेशन था कि उनके ऊपर पॉस्को लगा था, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असोल्ट का मामला था। अब यहां पर जो येदियुरप्पा है वो कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर में गए थे और कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहां पर ये कहा है कि अब येदियुरप्पा के खिलाफ जो चार्जेस है वो यहां पर चलेंगे, लेकिन जो पीएस येदियुरप्पा है वो यहां पर प्रेजेंट होना उनका अनिवार्य नहीं। अब यहां पर जो येदियुरप्पा है वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि उनके खिलाफ जो ये मामला है ये उनकी इमेज को टार्निश करने की वजह से किया जा रहा है और ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो मेन मामला है ये सब जुडिस है। अब देखना ये होगा कि यहां पर फाइनली क्या वर्डिक्ट है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो कोलकाता हाईकोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जो मुकुल रॉय जो 2017 से पहले टीएमसी के सांसद होते थे और यूपीए की सरकार के अंदर में रेलवे मिनिस्टर होते थे, यहां पर 2017 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और 2021 के इलेक्शन के अंदर में वो बीजेपी से यहां पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने टीएमसी दोबारा ज्वाइन कर ली थी और उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनाया गया था। यहां पर जो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन है शिवेंदु अधिकारी, उन्होंने यहां पर हाईकोर्ट के अंदर में पिटीशन लगाई थी और अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जहां पर उन्हें कहा गया है कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है और यहां पर इसीलिए किया गया है क्योंकि उनको जो 12th शेड्यूल जो दल बदलू कानून है उसके तहत यहां पर यह बात आती है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद मेहता की बेंच ने यहां पर यह कहा है कि झारखंड सरकार को यहां पर जो सरदाना फॉरेस्ट है यहां पर उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर जो ट्रीज हैं वो यहां पर बहुत ज्यादा उनका कंजर्वेशन करने के लिए लगभग जो 38,000 जो हेक्टेयर जो यहां पर जगह है उसको सेंचुरी के अंदर में यहां पर दे देना चाहिए और यहां पर झारखंड सरकार को 3 महीने का समय जो है यहां पर दिया। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड के अंदर में आयरन ओर की माइनिंग होती है, यहां पर इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को बचाने के लिए इस तरह के काम जो है यहां पर करने। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इलेक्शन के रिजल्ट से रिलेटेड है। आज 14 नवंबर को है, आज 14 नवंबर को जो बिहार विधानसभा के इलेक्शंस थे जो एसआईआर के बाद हो रहे हैं, आज उनके रिजल्ट आने वाले हैं और जितने भी बाई इलेक्शंस होने थे उन सबके भी रिजल्ट आएंगे और जो भी रिजल्ट आएंगे वो हम आपके लिए कल ले आएंगे। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो पोल्यूशन से रिलेटेड है, जहां पर जो CAQM जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है सेंट्रल का, यहां पर अब उनसे ये कहा गया है कि वो यहां पर अब पूरी तरह से एक डाटा निकाले कि हरियाणा पंजाब के अंदर में जिस तरह से पराली जल रही है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और ओवरऑल यहां पर अब ये कहा गया है कि जिस तरह से पोल्यूशन की वजह से जो दिल्ली एनसीआर के अंदर में जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है, अब उसके लिए जो विस्तृत जानकारी है वो CAQM को यहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो फार्मर्स से रिलेटेड, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब यहां पर जो सीड्स का बिल है यहां पर उसके अंदर में बदलाव किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो सीड एक्ट है वो 1966 के अंदर में बना था और उसके बाद सीड कंट्रोल एक्ट जो है वो 1983 के अंदर में बना था। 2005 के बाद जो यूपीए सरकार थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार जो है वो यहां पर जो सीड एक्ट है उसके अंदर में बदलाव करना चाहते थे। अब फाइनली यहां पर जो सीड बिल है उसको यहां पर ड्राफ्ट जो है वो प्रस्तुत कर दिया गया है, जहां पर जो सीड के लिए जो फार्मर्स हैं वो यहां पर इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं पर जो इंडस्ट्री है वो इसका वेलकम कर रही है। ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, क्या यहां पर अब सीड से रिलेटेड जो नया बिल आ रही है क्या यहां पर फार्मर प्रोटेस्ट करेंगे। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो उड़ीसा से है और उड़ीसा के अंदर में जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, उड़ीसा पुलिस का जो रिक्रूटमेंट स्कैम था, अब यहां पर जो सीबीआई है उसने अपनी जांच जो है वो यहां पर शुरू कर दी है। सबसे जरूरी बात यह आती है
कि जो उड़ीसा के अंदर में सरकार है, यहां पर उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको यहां पर न्याय दिया जाएगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको पारदर्शिता करने के लिए यहां पर जो डिमांड रखी जा रही थी, इसीलिए सीबीआई को ये जो केस है यहां पर टेक ओवर करने को दिया गया था। हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड, जहां पर पाकिस्तान के अंदर में जो 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो की गई थी, जिसके अंदर में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। सबसे पहला बदलाव तो ये किया गया था कि जो एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो एक पोस्ट है वो यहां पर बनाई गई थी और आसिफ मुनीर जो इस समय पर फील्ड मार्शल है, आर्मी जनरल भी हैं, उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया था। यहां पर पाकिस्तान के अंदर में जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर में अब एक लेजिटिमेट कू हो गया है, जहां पर आसिफ मुनीर जो हैं वो अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं। और यहां पर अब एक और बदलाव हुआ है, जहां पर अब प्रेसिडेंट के साथ साथ जो आर्मी चीफ है उसको भी यहां पर अब इम्यूनिटी प्रोवाइड करती, वो किसी भी तरह का कोई भी करप्शन करेगा, कोई भी केस उसके खिलाफ चलेगा, यहां पर उसके खिलाफ केसेस नहीं चल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर में किस तरह की डेमोक्रेसी है। और यहां पर जिस तरह से इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सबसे बड़ा डिक्टेटर जो है वो बन के आया है आसिफ मुनीर, यहां पर यह चरितार्थ भी हो गया। वहीं पर एक और डेवलपमेंट होती, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया ने प्रोब की और प्रोब के बाद इसको टेररिस्ट एक्ट बताया था, और यहां पर मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल भी दिया। यहां पर पाकिस्तान के अंदर में जो इस्लामाबाद है वहां पर जो अटैक हुआ था, यहां पर अब पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ये कह रही है कि अफगान जो हैं उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की थी। किस तरह का बयान है। हादसा होता है, हादसा होते ही जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो ये कहते हैं कि इंडिया इसके लिए जिम्मेवार है। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जिम्मेवार है, और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा होगा। और इसी तरह से इंडिया ने जो टेरर आउटफिट, जो टेरर ब्लास्ट कहा है यहां पर तब कहा है जब हमें ये बात पता चल चुकी थी कि फाइनली यहां पर टेरर मॉड्यूल मिला है। ये थी पाकिस्तान की बात। वहीं पर बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था 1971 में, जब पाकिस्तान से जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हमने किया था जिसके अंदर में इंडिया सपोर्ट किया था, उसके बाद बांग्लादेश बना था। तो यहां पर दो मेन खबरें आई, जहां पर पहली खबर जो है वो बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी से रिलेटेड। अवामी लीग पार्टी जो शेख मुजीबुर रहमान, जिसे दीन बंधु और फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता था, उनकी जो पार्टी है यहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अवामी लीग को जिस तरह से यहां पर अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं यहां पर उनकी भागीदारी नहीं हो रही है। यहां पर प्रोटेस्ट देखे गए हैं पूरे ढाका के अंदर। वहीं पर मोहम्मद यूनुस जो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहे हैं। और यहां पर उन्होंने अब ये कहा है कि जब फरवरी के अंदर में इलेक्शंस होंगे यहां पर रेफरेंडम भी होने वाला है। रेफरेंडम किस लिए कि जिस तरह से उन्होंने जुलाई के अंदर में नया चार्टर आए थे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो बदलाव करने की बात आ रही थी, यहां पर उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के अंदर में साथ साथ रेफरेंडम भी होने वाला है। और यहां पर अगर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो बीएनपी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग, जब वो इलेक्शंस के अंदर में भागीदारी ही नहीं कर रही है और यहां पर पारदर्शिता की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर किस तरह का रेफरेंडम जो है वो मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो अमेरिका से आई। और अमेरिका के अंदर में जो शटडाउन जो 1 अक्टूबर को लगा था वो फाइनली अब खत्म हो चुका है। और यहां पर जो सबसे बड़ा शटडाउन हुआ था अमेरिका की सरकार के अंदर में फाइनली एंड हुआ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली साइन कर दिया है अब फाइनेंशियल बिल। और जहां पर 1 अक्टूबर के बाद से जो एयरलाइन इंडस्ट्री और जितनी भी मेन इंडस्ट्रीज थी यहां पर जो तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी, अब यहां पर फाइनली उनको मिलेगी और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो यहां पर चल पाएगी। लेकिन यहां पर अभी जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ 30 जनवरी तक का जो बिल है वो पास हुआ है। अब देखना यह है कि 30 जनवरी के बाद जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन मिलकर यहां पर कोई काम कार्रवाई करेंगे। एक और बात आती है, यहां पर जो जेफरी एप्स्टेन का जो बूथ है वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ है। और यहां पर अब कई सारी ईमेल सामने आई हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो जेफरी एप्स्टेन जो एक सेक्सुअल ऑफेंडर था
और यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप से उनका लिंक बताया जा रहा है, ऐसी बहुत सारी ईमेल्स बताई जा रही हैं। और अब यहां पर अमेरिका के अंदर में लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर जो जेफरी एप्स्टेन से रिलेटेड जो फाइल्स हैं उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा। और यहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो चुने हुए राष्ट्रपति हैं, क्या उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए? हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इजराइल से आई। इजराइल के अंदर में जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के दो मुख्य पार्ट, गाजा के अंदर में हमास से जंग चल रही थी, जहां पर फाइनली अब थोड़ी सी पीस आई। वहीं पर जो वेस्ट बैंक है, अब यहां पर इजराइल की तरफ से 2 फिलिस्तीनी सेटलर्स को यहां पर मार गिराया गया है और यहां तक कि एक मस्जिद के अंदर में भी आग लगा दी गई। अब यह लग रहा है कि जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक के अंदर में भी अब डिस्टरबेंस लगाना चाहता है, जहां पर कई सारे देश अब फिलिस्तीन को मान्यता भी दे चुके हैं, जिसके अंदर में वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब देशों ने अब फिलिस्तीन देश को मान्यता भी दे दी है। अब यहां पर जिस तरह से जो इजरायली लोग हैं, यहां पर फिलिस्तीन के अंदर में अब बॉम्बिंग हो रही है, अब इंस्टेबिलिटी क्या वेस्ट बैंक के अंदर में होगी? लगभग 70% से ज्यादा एरिया जो गाजा का है वहां पर अब इजरायली फोर्सेस यहां पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान के बाद अब यहां पर फाइनली एक शांति बहाल हुई है। क्या वेस्ट बैंक के अंदर में भी इसी तरह से हाल होगा? ये समय बताएगा और जब भी ये खबर आएगी हम आपके लिए आएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो यूएसए और यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात इससे रिलेटेड है। यहां पर अब यूएसए और यूएई ने साथ में मिलकर बात की है, जहां पर उन्होंने कहा कि एआई ड्रिवन जो ड्रोन्स है इसके ऊपर में यहां पर काम किया जाएगा। यहां पर यूएसए की जो एड्रोनिल और उसके साथ साथ जो यूएई की जो स्टेट जो एज ग्रुप है यहां पर मिलकर काम करेंगे अब। और जो ड्रोन्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले जो ड्रोन्स है उनके ऊपर अब काम हो। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन जो है वो जल्द ही यहां पर जल्द से जल्द यहां पर नेगोशिएट करेगा। और उन्हें लग रहा है कि यूक्रेन के पास अब यहां पर बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और जल्द ही जो यूक्रेन है वो यहां पर सरेंडर कर देगा। ये खबर जो है ये क्रेमलिन की तरफ से आई है, रशिया के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये बात की। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो चाइना से रिलेटेड है, जहां पर चाइना ने अब जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं ताकि यहां पर उनसे कहा है कि जिस तरह से उन्होंने ताइवान का जो रिमार्क दिया है वो गलत है और यहां पर उनको माफी मांगनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या जापान की प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई माफी मांगेगी, क्या चाइना और जापान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल।